स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में। हम यहाँ पर 8 MCQ को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इन्हें रटेंगे नहीं बल्कि समझ समझ कर डिटेल में पढ़ेंगे, तो लास्ट में आपके 50 MCQ कवर हो जाएंगे। और इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO या फिर नीति आयोग। और आंसर देखने से पहले आपको इस वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको खुद ऑप्ट करना है, उसके बाद आपको देखना है कि सही आंसर क्या है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है विश्व स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, संगठन। तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है ये भी 2023 की रिलीज़ हुई है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करा है और 7 नवंबर को रिलीज़ करा है। इसमें टीबी के बारे में बताया गया है। चलिए अब टीबी के बारे में हम देख लेते हैं कि टीबी का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है या फिर तपेदिक, सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस वगैरह से नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है। दूसरा ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, उससे होता है। इसमें वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अब जो इंडिया है, मतलब कि जो भारत है, भारत में टीबी से मुक्ति पाने के लिए है, मतलब कि टीबी से निजात पाने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अगर हम चौथी बात इसमें करें टीबी के बारे में, तो इंडिया ने, भारत ने 2025 तक टीबी के केसेस को कम करने के लिए संज्ञान लिया है, टारगेट लिया है। तो मतलब क्या हुआ कि टीबी के जो केसेस हैं 2025 तक हम लोगों को कम करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। कालेश्वर प्रोजेक्ट, ये हाईलाइट कर लेना, कालेश्वर प्रोजेक्ट है। एंड ओवर विच रिवर। कर्नाटका सोन रिवर, बिहार कोसी रिवर, तमिलनाडु कावेरी रिवर, तेलंगाना गोदावरी रिवर। अभी ये जो कालेश्वर प्रोजेक्ट है ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा, न्यूज़ में बार बार आ रहा था। तो अगर हम इसको लॉजिक से देखें तो देखिए, सोन जो है वो बिहार में बहती है, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, रही बात कोसी जो है, हाँ वो बिहार में ही बहती है, लेकिन उसको हम सौरव बिहार बोलते हैं। ठीक है, सौरव बिहार बोलते हैं, वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। तो हम अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, लॉजिक लगाएं, तो शायद ये भी हम काट सकते हैं। ठीक है, इस पे ये प्रोजेक्ट नहीं है, कोसी रिवर प्रोजेक्ट नहीं है। अब रही बात इन दोनों ऑप्शन की, तो हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो कालेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना पे गोदावरी रिवर पर है, गोदावरी रिवर पर है तेलंगाना में। अब अगर हम इंडिया को देखें तो ये देखिए, यहाँ पर है तेलंगाना इस साइड, तो यहाँ पर पड़ता है कालेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, कालेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर। तो इसकी लोकेशन, मैप बेस्ड लोकेशन इसकी यहाँ पर है, कालेश्वर प्रोजेक्ट की। अब कालेश्वर प्रोजेक्ट न्यूज़ में था कि यहाँ पर बोला गया था कि इसके जो 7 पिलर हैं, किसके, कालेश्वर प्रोजेक्ट में 2 बैरेज आते हैं। एक आता है मेडीगट्टा बैरेज आता है, और दूसरा है अन्नारम प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर इसका जो मेडीगट्टा था, उसके जो 7 पिलर थे वो संक हो गए, धस गए नीचे। तो बस ये न्यूज़ में था, तो इसलिए हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि तेलंगाना पर है कालेश्वर प्रोजेक्ट, गोदावरी रिवर पर है। और गोदावरी की बात करें तो वो उसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, और उसको ये सेकंड लॉन्गेस्ट इंडिया की रिवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट अ विडो री मैरिज लीगलाइज्ड। मतलब कि इनमें से कौन, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, MG रानाडे, राजा राममोहन रॉय, इनमें से कौन था जो कि विडो री मैरिज के लिए लड़ा था, लीगलाइज कराने के लिए लड़ा था। तो इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे जिनके एफर्ट्स से विडो री मैरिज को लीगलाइज हुआ था, विधवा विवाह लीगलाइज्ड हुआ था। और इन्हीं की वजह से ब्रिटिशर्स ने, इनके एफर्ट्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने हिंदू विडो री मैरिज
मैरिज एक्ट 1856 निकाला था। बस जब ये एक्ट निकल गया तब से विधवा विवाह लीगलाइज्ड हो गया। चलिए अब बात करते हैं एन ए बसंत। एन ए बसंत जो थे वो होम रूल मूवमेंट चलाया था उन्होंने, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमने बता ही दिया, विडो रीमैरिज लीगलाइज करवाया था। एम जी रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और राजा मोहन रॉय ने, आपको सबको पता होगा कि इन लोगों ने सती प्रथा को एबोलिश करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ का मतलब है ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, हमें नॉर्थ से साउथ में देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सिक्वेंस। यहाँ पे करेक्ट की बात करी गई है ऑफ द गिवन रिवर इंडिया। श्योक, स्पीति, झस्कर, सतलुज, ये सभी रिवर्स के नाम है। श्योक रिवर है, स्पीति, झस्कर, सतलुज। श्योक, झस्कर, स्पीति, सतलुज, झस्कर, श्योक, सतलुज, स्पीति, झस्कर, सतलुज, श्योक, स्पीति। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। नॉर्थ से साउथ हमें देखना है। इसका सही आंसर है श्योक, झस्कर, स्पीति, सतलुज। चलिए अब इसको मैप में देख लेते हैं। मैप में अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप हम बना रहे हैं, केवल नॉर्थ साइड का बना रहे हैं, ऊपर की साइड का बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर है श्योक रिवर, यहाँ पर है झस्कर रिवर, ठीक है। यहाँ पर देखें ऐसे तो यहाँ पर आपकी आती है स्पीति रिवर, स्पीति, और यहाँ से आपकी आती है सतलुज रिवर। अब ये जो श्योक रिवर है, श्योक रिवर, इसको हम लोग रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, रिवर ऑफ डेथ। तो हम इसको इसी की वजह से इसका नाम श्योक मतलब हो गया शोक। शोक की वजह से श्योक रिवर का नाम श्योक पड़ा है। रही बात झस्कर की, जो ये झस्कर रिवर है ये रॉकी हार्ड रॉक में से होकर गुजरती है और साथ में गॉर्जेस बनाती है। गॉर्जेस का मतलब हो गया कि ये पहाड़ है तो पहाड़ को काट दिया और पहाड़ को काटने के बाद नदी यहाँ से बीच में से निकल गई, तो ये हमारा हो गया गॉर्जेस। चलिए अब देखते हैं स्पीति। अब जो स्पीति है, स्पीति रिवर वो सतलुज से जाके मिलती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए सतलुज से जाके मिलती है। और जो सतलुज रिवर है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, हिमालयस को क्रॉस करते 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 करती है और स्पीति रिवर से मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउंटेन रेंज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे माउंटेन दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। द एल्प्स, द एंडीज़, द एपेलेचियन, द हिमालय। इसका जो सही आंसर है वो है एपलेशियन माउंटेन। एपलेशियन माउंटेन है सही आंसर। अगर हम देखें वैसे तो ये चारों ही जो माउंटेन है ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। आपको पता होगा फोल्ड माउंटेन। अगर हम बात करें जो फोल्ड माउंटेन है ये सीसी कन्वर्जेंस की वजह से होता है। सीसी कन्वर्जन मतलब कि अर्थ की जो कंटिनेंट प्लेट होती हैं आपस में आगे मिलती हैं और बीच में ये फोल्ड माउंटेन बना लेती हैं। चलिए इतना हमने आपको बता दिया। अब ये जो एल्प्स, एंडीज़, एपेलेशियन और हिमालय, इनमें जब सभी फोल्ड माउंटेन है तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो एपेलेशियन है ये ओल्ड है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, और रही बात एल्प्स, एंडीज़ और हिमालयाज़ की, ये सारे यंग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्प्स माउंटेन पहले बन चुके हैं इन सब से और ये बाद में बने हैं। अगर हम इसमें वर्ल्ड के मैप में देखें तो वर्ल्ड के मैप में अभी हम देखते हैं इसको, चलो ड्रॉ करते हैं। चलिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप बन गया, रफ वर्ल्ड का मैप है। ये देखिए यहाँ पर है हिमालयास, ठीक है। यहाँ पर है, ये देखिए ये हो गया एंडीज़ माउंटेन, ये हो गया एपलेशियन माउंटेन और यहाँ पर है एल्प्स माउंटेन। अगर आपसे एग्ज़ाम में भी इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो आप इसको आराम से इसको मैप को आराम से देखिए, याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट in Indian National Congress resulting the emergence of moderates and extremists? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसओबेंस मूवमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वदेशी मूवमेंट।
स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड करने की बात करी थी। अब उन लोगों ने बोला था कि हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा एरिया है कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से नहीं कर पा रहे। लेकिन जो रियल कारण था वो था हिंदू मुस्लिम की एकता को ख़त्म करना। चलिए, ये बात तो हमने कर ली स्वदेशी मूवमेंट की। अब हम बात कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये स्प्लिट क्या हुआ। अब स्वदेशी मूवमेंट को लेकर मतलब कि बंगाल के डिवीज़न को लेकर 1907 में कांग्रेस की मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हुआ। वो कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। वहाँ पर यही बात हो रही थी अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो उस सेशन में आइडियोलॉजीज़ अलग अलग आई, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस आ गए। कुछ एक पार्ट ने बोला मतलब एक समूह ने बोला कि हमें वायलेंस अपनाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, स्ट्राइक्स करनी चाहिए। दूसरे ने बोला नहीं, हमें पिटीशंस ही डालनी चाहिए, हमें अभी वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, पिटीशंस डालनी चाहिए, पीस करना चाहिए, शांति से हमें काम लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये दो आइडियोलॉजीज़ हो गए, बस इसी को लेकर यहाँ पे स्प्लिट हो गया। अब जो लोग वायलेंस को अपना रहे थे उनको बोला गया एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एजिटेशन जो करना चाह रहे थे वो एक्सट्रीम पे जा रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब जो एक्सट्रीम पे जा रहे थे। अब जो पिटिशनर्स थे जो पीस को बोल रहे थे उनको बोला गया मॉडरेटर्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। लैक्टिक एसिड मिल्क, एसिटिक एसिड विनेगर, सिट्रिक एसिड लेमन, ब्यूटेरिक एसिड रिंसिड बटर। बताइए कौन सा सही है। इसमें सारे ही सही हैं। ठीक है, मतलब मिल्क में जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर जो हम चाउमीन में डाल के खाते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है, लेमन मतलब नींबू, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, और रेंसिड बटर में, रेंसिड बटर मतलब कि वो बटर जो कि सड़ गया हो, स्टेल हो रहा हो, उसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है। ये जब मैं आपको जितना भी बता रही हूँ अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट लेस देन द एज ऑफ 18, 21, 25 या 30। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा का कोई भी मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 25 साल। मतलब कोई भी इंसान 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। अब जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि 25 साल से कम हैं वो लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन जो 25 साल या 25 साल से ऊपर हो चुके हैं वो लोकसभा में मेंबर बन सकते हैं। अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा और यहाँ पे है प्रेसिडेंट। ये हमारा पूरा हो गया संसद मतलब कि पार्लियामेंट। अगर स्टेट की देखें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और इनके ऊपर है गवर्नर। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है विधानसभा और काउंसिल का मतलब है विधान परिषद। चलिए, अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज चाहिए 25 साल और राज्यसभा का बनने के लिए चाहिए 30 साल। यही सेम एज हमें स्टेट में अगर देखें, राज्य में देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल चाहिए और राज्यसभा में 30 साल। तो वही चीज़ हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि परिषद में 30 साल चाहिए और प्रेसिडेंट के लिए हमें चाहिए 35 साल और गवर्नर के लिए भी चाहिए हमें 35 साल। देखिए क्वेश्चन एक है, हमने कितना सारा कर लिया। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हमारा अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।